हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करते हैं यूनिट 7, जिसमें हम बात करेंगे पर्यावरण अध्ययन, शिक्षण और अधिगम की योजना बनाना। यानी कि लर्निंग की हम जो योजना है उसकी प्लानिंग है वो किस तरह से करेंगे। प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाइए, प्रीवियस वीडियोस देख लीजिएगा। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक वगैरह कर देना अगर अच्छा लगे तो, और मुझे लगता नहीं कि अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो लाइक कर दिया करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। और एक और क्या काम करते हैं, कमेंट कमेंट नहीं करो तो कमेंट कर देना। और अगर शेयर नहीं कराओ तो शेयर कर देना। ठीक है, ये 3-4 काम है जो कर देना। चलो बात करते हैं अब योजना बनाने की आवश्यकता के बारे में। योजना बनाने की आवश्यकता हमें होती क्यों है, हमें प्लानिंग करना ही क्यों है, हम डायरेक्ट एग्जीक्यूट क्यों नहीं कर सकते। तो अब हम बात करते हैं योजना बनाने की आवश्यकता क्या हो। सबसे पहले हम बात, इसमें लिखा हुआ है कि औपचारिक शिक्षण अधिगम में योजना बनाना केवल आपके प्रभाव को बढ़ाने के लिए ही नहीं, बल्कि इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि शिक्षण अधिगम कैलेंडर की अच्छी योजना से अच्छा अधिगम पर्यावरण बनता है, जिससे बच्चे बेहतर सीखते हैं, उनका विकास होता है। हमें प्लानिंग इसलिए करना है, इससे होगा क्या, इससे अधिगम पर्यावरण अच्छा बनने वाला है, इसमें बच्चे अच्छे तरीके से सीखेंगे और उनका विकास सही तरीके से होगा। इसलिए हम प्लानिंग करते हैं। ठीक है, अगर हम पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि एक जो हमारा 1 ईयर का कैलेंडर है, इस ईयर में हम किस मंथ में किस किस तरह से पढ़ाने वाले हैं, तो लर्निंग इन्वायरमेंट बहुत बढ़िया बन जाएगा। मतलब बच्चों को पढ़ने में मजा आएगा, उन्हें लगेगा सब कुछ सिस्टमेटिकली ही चल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे बात करें, योजना आपके कार्य के हर चरण पर महत्वपूर्ण है। आप कोई भी काम कर रहे हो, आपको पहले से प्लानिंग तो करना ही पड़ता है। ये आपको परिस्थिति को समझने में तथा समस्या या मुद्दों का सामना करने में सहायता करती है, जो पढ़ने के कार्य के दौरान आपके सामने आते हैं। योजना बनाना हमें 3 क्षेत्रों में स्पष्टता प्रदान करेगा। कौन कौन से 3 क्षेत्र हैं? एक तो तैयारी में, प्रक्रिया में और परिणाम में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि योजना बनाना हमें किन किन क्षेत्रों में स्पष्टता प्रदान करेगा। तैयारी में हमारी प्रिपरेशन किस तरीके चल रही है, प्रक्रिया में उस प्रिपरेशन को आप एग्जीक्यूट किस तरीके से करोगे, और फिर उसका रिजल्ट किस तरह से मिलने वाला है। ठीक, कार्य के रास्ते की स्पष्टता, योजना बनाने से जो आप काम कर रहे हैं उसके रास्ते की स्पष्टता हो जाती है। मतलब आपको पता चल जाता है कि मुझे ये काम किस तरह से करना है। पूर्वानुमान, एक शिक्षक होने के नाते शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को लागू करने के प्रति आपके जो पूर्वानुमान है, अच्छी योजना के माध्यम से आप उन पर पुनर्विचार कर सकते हो। मतलब पढ़ाने के लिए हमारे कुछ पूर्वानुमान कह सकते हैं कि हमारे पहले से कुछ विचार होते हैं कि ये चीज़ को इस तरह से पढ़ाया जाता है। ठीक है, लेकिन हो सकता है प्रिपरेशन करते करते जब आप उसकी प्लानिंग कर रहे हो, तो प्लानिंग करते टाइम ही आपके माइंड में कुछ नया आइडिया क्लिक कर जाए। ठीक है, जो आपके पूर्वानुमान को थोड़ा सा परिवर्तित कर दे, तो ये सारी चीज़ें हेल्प करेंगी वहाँ पे। भविष्य के लिए विश्वसनीयता, अगर आपकी एक बार आप प्लानिंग करते हो और आपकी प्लानिंग सक्सेस हो जाती है, तो इन फ्यूचर कभी आपको वो वाला सब्जेक्ट पढ़ाना है, वो टॉपिक पढ़ाना है, तो उसके लिए आपको अलग से प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है। आप उसी प्लानिंग को दोबारा से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे तो नए आ गए। अब एवरी ईयर आपकी क्लास में न्यू बच्चे आते हैं। ठीक है, तो अगर आपकी कोई प्लानिंग सक्सेसफुल हो जाती है तो आप दोबारा से उसे यूज कर सकते हो। योजना बनाने के चरण यहाँ पर लिखे हुए, तो ये एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। जब आप ये एग्जाम्पल पढ़ोगे ना, तो आपको लगेगा कि यार ऐसा आपके साथ हुआ है। ठीक है, यहाँ पर एक नया नया टीचर क्लास में जाता है, वो कुछ बहुत बढ़िया प्लानिंग करके ले जाता है कि बच्चों को ऐसे पढ़ाऊंगा वैसे पढ़ाऊंगा, लेकिन जैसे ही वो स्टार्ट करता है, बच्चे हल्ला गुल्ला चिल्ला चोट करना शुरू कर देते हैं और उसका पूरा दिमाग खराब हो जाता है। कुछ इस तरह का है ये, आप चाहो उसे पढ़ सकते हैं। योजना बनाने से पहले आपका अपने बच्चों तथा उनके अधिगम पर्यावरण का ज्ञान होना चाहिए। आपको अपने बच्चों के बारे में पता हो, उनका लर्निंग एनवायरनमेंट किस तरह का इसके बारे में पता हो। योजना बच्चों की आयु तथा रुचि के अनुसार होना चाहिए। बच्चों को किस चीज में इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग हो। शिक्षण अधिगम विधि उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी अधिगम में विषय वस्तु, इसलिए अच्छी योजना दोनों पर केंद्रित होना चाहिए। आपकी जो प्लानिंग है वो आपके लर्निंग मेथड पर भी डिपेंड हो, यानी कि जिस मेथड का आप यूज़ कर रहे हो उस पर भी डिपेंड हो, और साथ के साथ क्या कंटेंट है उस पर भी डिपेंडेंट हो। मतलब दोनों को ध्यान में रखना है हमें, मेथड भी ध्यान में रखना है और जो कंटेंट है उसे भी ध्यान में रखना है। इन दोनों को ध्यान में रखते हुए हमें हमारी प्लानिंग करना है। पाठ योजना बच्चों को कुछ चुनौतीपूर्ण कार्य दे, इससे सकारात्मक पुनर्वलन मिलता है। मीन्स कि जो आपकी प्लानिंग है, उस वो प्लानिंग बच्चों को काम ऐसा दे जिससे बच्चों को थोड़ा सा चैलेंजिंग लगे, ताकि उन्हें मजा आए करने में, और इससे बच्चों को सकारात्मक पुनर्वलन मिलेगा, मतलब कुछ नया सीखेंगे। एक वयस्क के लिए छोटे बच्चे के साथ कार्य करना एक प्रकार से चुनौती है। अच्छी अच्छी योजना में विकल्प भी होने चाहिए। विकल्प मतलब कि चूज करने के, बच्चे के पास विकल्प हो कि मुझे ये चूज करूं, या फिर मैं ये चूज करूं, या फिर मैं ये चूज करूं, इस तरह से। ठीक, कई बार आपने हाँ 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 हाँ, ये कुछ पॉइंट है।
शिक्षण बिंदु, जिस पाठ को पढ़ाना उसका शीर्षक मुख्य बिंदु स्पष्ट कर लें, मतलब योजना बनाने में ही है ये इंपॉर्टेंट। अधिगम उद्देश्यों का निर्धारण कर लें, प्रस्तावना तथा विशिष्ट अधिगम क्रियाओं की योजना बनाएं। इसके अलावा अधिगम एवं समझ को परखने के लिए योजना कक्षाओं के दौरान आपको कैसे पता चलेगा कि बच्चा सुविधापूर्वक सीख रहा है तथा हर बच्चे के सीखने के तरीके से भली भांति सहारा मिल रहा है, इन चीज़ का हमें ध्यान रखना है। एक परिणाम निकालना तथा पूर्व दृष्टि देखना, आपने एक कंक्लूजन निकाला कि मेरी योजना से ये कंक्लूजन निकला। एक वास्तविक समय रेखा बनाए कि इस समय रेखा मुझे कंप्लीट कराना है। पाठ योजना को पेश करना, शिक्षार्थियों को ये बताना कि वे इससे क्या सीखेंगे क्लास में। अपनी पाठ योजना के बारे में पुनर्विचार करना, वो रिफ्लेक्ट करना कि मैंने जो करा, एग्जीक्यूट करा, वो कितना इफेक्टिव हुआ है या फिर नहीं हुआ है, जो पढ़ाया है वो कितने इफेक्टिव था या नहीं था। पाठ योजना बनाते समय महत्वपूर्ण है कि आप निम्न बातों का ध्यान रखें। पाठ योजना बनाते समय हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हालांकि ये चीज़ सारी अंडरस्टूड है, बट हमें क्या होता है, जब तक हम इन्हें पढ़ते नहीं है तो एग्जाम में हम क्वेश्चन में दिमाग नहीं चला पाते। जब आप इन सबको एक बार पढ़ लोगे, यार हाँ पाठ योजना में ये चीज़ें होती हैं, इस तरह की चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है, तो आपका जो माइंड सेट है वो उस तरह से क्या बोलेंगे, ऑर्गेनाइज हो जाएगा, ताकि आप क्वेश्चंस को उस तरह से समझ पाओगे। ठीक है ना। पेडागोजी के जो अप्लाइड बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, अगर आप उन्हें जब आपने मान लो सीटेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करी होगी, ठीक है, अभी तो आप डेटर पहले से प्रिपरेशन कर रहे हो, सीटेट आप सभी का क्लियर ही है। जब आपने सीटेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करी होगी तब आपने देखते होगे कि अप्लाइड क्वेश्चंस आ जाते थे, तो आपका दिमाग ही घूम जाता था कि इसका आंसर ये कैसा है। लेकिन फिर आपने सीटेट के लिए पेडागोजी पढ़ा, फिर और पढ़ा, फिर आपने और वो सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे। अब जब भी अप्लाइड क्वेश्चन आता है तो आपको थोड़ी वो समस्या आती है, लेकिन उतनी प्रॉब्लम नहीं होती जितनी पहले होती है। अब कोई यदि आपको सामने वो एक्सप्लेन करे तो आसानी से एक्सप्लेन हो जाए, आसानी से समझ में आ जाता है। क्यों? क्योंकि पहले आपका जो स्कीमा था वो इस तरह से ऑर्गेनाइज ही नहीं था कि हम इस तरह के क्वेश्चंस को डील कर पाएँ। लेकिन पढ़ते पढ़ते आपका स्कीमा इस तरह से ऑर्गेनाइज हो गया है कि आप इस तरह के क्वेश्चंस को समझ पा रहे हो, उनमें से आंसर निकाल पा रहे हो। ठीक है, तो ये होता है, इसलिए ये चीज़ें पढ़ना इंपॉर्टेंट है। ये उन उद्देश्यों को पहले रखें जो ज्ञान, मूल्य, मनोवृत्ति एवं कौशलों के विकास से संबंधित है। पर्यावरण अध्ययन की योजना उन शिक्षण अधिगम एवं उपागमों पर आधारित होनी चाहिए जो वास्तविक जीवन के अनुभवों को कक्षा में लाने का प्रयास करें। बिल्कुल ठीक है। जहाँ तक और जब भी संभव हो सही तरीके से उन्हें अधिगम विधियों का चयन करें जो केवल सहयोगी ना हो बल्कि बच्चों को छानबीन, खोज, इन सब का मौका दें। पर्यावरण अध्ययन का मूल्यांकन करने की योजना बच्चों की योग्यता तथा उनके सामाजिक एवं अधिगम के संदर्भों पर केंद्रित होना चाहिए। बच्चों का सामाजिक और अधिगम संदर्भ क्या है, किस कॉन्टेक्स्ट में बच्चे पढ़ रहे हैं, उस पर उसको सेंटर में रखकर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर एक पाठ योजना का एग्जाम्पल दिया हुआ है, विषय है पर्यावरण अध्ययन, शीर्षक है मानव निर्मित प्राकृतिक वस्तु, ये सारी चीज़ें, शिक्षण बिंदु ये हो गया, अधिगम उद्देश्य क्या क्या हो गए ये लिखे हुए हैं। तो ये एक तरह की पाठ योजना का एक एग्जाम्पल है। यहाँ पर पद विधि कौन सी यूज करोगे, आगमनात्मक, निगमनात्मक यूज करोगे, प्रस्तावना, समस्या कथन, ये सारी चीज़ें। ठीक है, ये पूरी पाठ योजना है एक, ये पाठ योजना यहाँ पर खत्म हो जाती है। फिर गृह कार्य के बाद पाठ योजना खत्म हो जाती है। प्रतिदिन के पाठ की टिप्पणियाँ, पाठ योजना का एक महत्वपूर्ण भाग, पाठ योजना के महत्वपूर्ण भाग होती तथा कठिन, थका देने वाली तथा जटिल हो सकती। कई बार इसमें बात इतनी दोहराई जाती है कि व्यर्थ लगने लगती है। पाठ योजना बनाते टाइम कई बार लगने लगता है कि अरे हम कर क्या रहे हैं, हम रोज रोज इतनी बड़ी बड़ी पाठ योजना बना रहे हैं, हर एक टॉपिक को लेकर इतनी बड़ी लेसन प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपको ये चीज़ें कभी नॉनसेंस टाइप की लगने लगती हैं। लेकिन वर्ष के दौरान पाठ योजना के माध्यम से पढ़ाने पर ध्यान से बनाए गए नोट्स एक शिक्षक के आपके लिए काफ़ी प्रभावशाली रहेंगे। पाठों पर प्रतिदिन नोट्स लिखना पाठ योजनाओं पर फीडबैक लूप पूरा करता है। अगर आप प्रतिदिन नोट्स लिखते हो पाठ योजना पर नोट्स लिखने का मतलब है कि आपने लेसन प्लानिंग करी, उसे एग्जीक्यूट करा, एग्जीक्यूट करने के बाद आप नेक्स्ट डे क्या करते हो, उस पर एक छोटा सा नोट लिखते हो कि हाँ इसमें ये इंपॉर्टेंट थी, इफेक्टिव थी, या क्या चेंज की जरूरत है। फिर नेक्स्ट टाइम आपके लिए पूरी पाठ योजना बनाने की जरूरत नहीं, उसमें वहाँ पर आप थोड़ा सा चेंज करके कुछ ऐड करके अपनी प्लानिंग कर सकते हो। ठीक, ये एक साइकिल है, इस साइकिल को हम पढ़ सकते हैं। प्रतिदिन का पाठ, फिर प्रभाव का मूल्यांकन, पाठ योजना के अनुसार पढ़ाना, फिर पाठ योजना बनाना, यहाँ से शुरू होगा पाठ योजना बनाना, अन्य पाठ योजनाओं के लिए बड़ा अध्ययन, प्रतिदिन का पाठ, प्रभाव का मूल्यांकन और पाठ योजना के अनुसार पढ़ाना। इस तरह से वार्षिक पाठ योजना, वार्षिक पाठ योजना में आप यहाँ पर याद रख सकते हैं कि इसमें महीना होता है, शीर्षक होता है, पाठ होता है और से संबंधित होता है। मीन्स यहाँ पर ऐसा लिखा जाएगा कि जुलाई में कौन सा शीर्षक पढ़ाओगे, वो कौन से पार्ट के अंदर आता है, उसका संबंध किससे है, इस तरह से। अगस्त में क्या क्या आता है, अगस्त के बाद क्या होता है, सितंबर में क्या क्या आता है। प्रकृति के साथ अच्छा कुछ चीज़ें हैं जो हम संबंध की बात करते हैं, उससे मतलब ये है
कि प्रकृति के साथ से संबंध, वार्षिक उत्सव, त्योहार, ऋतु एवं अन्य प्राकृतिक घटनाएं ये से संबंध में जाएंगी। दूसरे विषयों के साथ किस तरह से इससे संबंधित है। अन्य कक्षाओं में उसी प्रकरण के साथ से संबंधित, मान लो कि आप जैविक अजैविक के बारे में पढ़ा रहे हो, इसके बारे में प्रीवियस में हमने क्या पढ़ा। अगर आप पौधे के बारे में पढ़ा रहे हो तो पहले आपने पौधे के विभिन्न भागों के बारे में पढ़ा होगा, ये सारी चीज़ें। अन्य प्रकरणों के साथ संबंध, एक पॉइंट का दूसरे पॉइंट के साथ संबंध, जैसे आश्रय, आश्रय का संबंध, जो चीज़ें हम बनाते हैं तथा करते हैं, आश्रय भी आप बना रहे होते हो और जो चीज़ें आप बनाते हो हम करते हैं उनका और आश्रय से संबंधित हो सकता है। और ये इस तरह से रिलेटेड भी हो सकता है कि जैसे कि सीटेट के पढ़ते टाइम आपने पढ़ा होगा कि लद्दाख में एक चांगपा जनजाति है। चांगपा जनजाति के रहने का, लद्दाख में रहने का क्या होता है कि मोटे पत्थर और उसके घर बने हुए होते हैं, ठीक है, पत्थरों के घर बने हुए होते हैं, चूना वगैरह से उनकी छपाई वगैरह करी होती है। और वो लोग क्या करते हैं वहाँ पर एक तरह का पाशमीना शॉल बनाते हैं वो, ठीक है, पाशमीना शॉल बनाते हैं। तो आश्रय वहाँ से संबंधित हो गया कि लद्दाख में जनजाति रहती है, पश्मीना शॉल बनाती है और वो इस तरह के घरों में रहती है। तो ये दोनों चीज़ें आपस में रिलेटेड हो गई एक दूसरे से, ठीक। आगे ये जस्ट एग्जाम्पल्स हैं। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य योजना बनाते समय आपको यह सुनिश्चित करना है, पहला क्या सुनिश्चित करना है कि आपके पास एक अधिगम योजना है जिसे बेशक मतलब कि जो भी थीम्स हैं आपकी, जो भी हमारी 6 थीम्स हैं के रूप में व्यवस्थित किया गया हो, उसके सभी 3 वर्षों के अधिगम तथा इसकी प्रगति में भली भांति शामिल है। 3 वर्ष मतलब कि ये जो थीम्स चलती है 3rd 4th 15 साल तक चलती हैं। इस सब में इस सालों में क्या क्या बच्चों को इसके बारे में पता होना चाहिए, वो सारी चीज़ें इसमें शामिल होना चाहिए, ठीक है। लेकिन आपकी जो पाठ्य योजना है ये याद रखना है किस पर डिपेंडेंट हो, जो 6 थीम्स है ना, इन 6 थीम्स पर ही डिपेंडेंट होना चाहिए। वार्षिक योजना तथा उससे बनाई गई पाठ्य योजनाओं में स्थानीय इर्द गिर्द के पर्यावरण की कड़ियों को ध्यान में रखना चाहिए। वो तो है ही, आसपास चीज़ों को तो हमें ध्यान में रखना ही है, घटनाएं हो गई, कुछ भी चीज़ें हो गई, सब कुछ। प्रगति, भागीदारी एवं संसाधन उपयोग हेतु योजना बनाना। योजना हेतु पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तक के मुख्य संदर्भ केंद्र है, लेकिन और भी 3 पक्ष हैं जिन्हें योजना बनाते समय हमें ध्यान में रखना चाहिए। ये 3 इंपॉर्टेंट पक्ष हैं। कौन कौन से? पहला तो बच्चे की प्रकृति, हमें बच्चों की प्रकृति को मेन सेंटर में रखना है। बच्चों की भागीदारी, बच्चों की भागीदारी होनी चाहिए। आपकी पाठ्य योजना कुछ इस तरह से हो कि बच्चे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व हों, ज़्यादा से ज़्यादा मिलकर पढ़ें। फिर आता उपलब्ध संसाधन, किसी पाठ्य योजना की सफलता हेतु अच्छी तथा प्रायोगिक संसाधन योजना बनाना एक महत्वपूर्ण घटक है। मीन्स आपके पास अच्छे से अच्छे रिसोर्सेस होने चाहिए उसे एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें कौन कौन सी? सबसे पहला तो बच्चों की प्रगति, बच्चों की प्रोग्रेस किस तरह से हो रही है, उनकी भागीदारी है या नहीं, बच्चे इन्वॉल्व हैं या नहीं है, और उपलब्ध संसाधन यानी रिसोर्सेस आपके पास पर्याप्त रिसोर्सेस है या नहीं है, ठीक। फिर ये बच्चों की प्रगति के बारे में डिटेल में लिखा गया है, ठीक है। योजना में बच्चों की भागीदारी, संसाधन योजना, इसके बारे में लिखा हुआ है, ये इतना जरूरी है नहीं है। पाठ शिक्षक को केंद्रित करके लिखा गया है क्योंकि शिक्षक ही विद्यार्थियों का निर्माता है। किसी भी निर्माता को कुछ अन्य बातें ध्यान रखने की आवश्यकता है। यह पाठ शिक्षक को केंद्रित करते हुए लिखा गया है, मतलब ये जो लिखा हुआ है ये टीचर को सेंटर करके लिखा हुआ है। लेकिन हमें किन किन बातों की जानकारी ध्यान में रखनी चाहिए? उसकी कृति स्वयं वर्णित हो, उसका कार्य नवाचार हो, उसमें नई नई चीज़ें हों, उसकी कृति की अपनी पहचान हो, रचनात्मक परिणात्मक हो और स्थानीय घटकों के साथ से संबंधित हो। देखिए बात पूरी घूम फिर के वही आती है। अगर आप ईवीएस में पढ़ा रहे हो तो भाई चलो ये तो स्वयं वर्णित हो गया, उसमें कुछ नया हो, ठीक है। शिक्षार्थी की अपनी पहचान होनी चाहिए, अगर बच्चा बना रहा है तो उसमें क्रिएटिविटी होना चाहिए और उसके आसपास की चीज़ों से रिलेटेड होना चाहिए। ईवीएस में सब कुछ आसपास से ही घूम फिर के आ जाता है, ठीक। तो ये यूनिट यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। कहीं पर डाउट रहता था आप वीडियो ड्यूरेशन के साथ कमेंट कर सकते हैं, यदि कहीं पर आपको दिक्कत आती है समझने में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड कोई भी डाउट हो तो उसके लिए आप कमेंट कर ही सकते हैं। लास्ट देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।